डायमेंशंस ऑफ कल्चर, 3 डायमेंशंस ऑफ कल्चर हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड। अब 3 डायमेंशंस बताई गई है कल्चर की। पहली है कॉग्निटिव, दूसरी नॉर्मेटिव और तीसरी मटेरियल। कॉग्निटिव मतलब क्या हुआ? दिस रिफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी सो एज टू गिव इट मीनिंग। जैसे आइडेंटिफाइंग द रिंग ऑफ अ सेल फोन एज आवर्स, रिकॉग्नाइजिंग द कार्टून ऑफ अ पॉलिटिशियन। कॉग्निटिव का मतलब हो गया। अब कॉग्निटिव का पहले मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मेंटल प्रोसेस जिसमें हम नॉलेज हासिल करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थिंकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग, जजिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि दिस रेफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी। हम उस चीज को सीखते हैं जो भी हम काम करते हैं, यानी जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ताकि हम उसको एक मीनिंग दे सकें। मतलब हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, अब उस चीज को हम कैसे बताएं कि ये क्या है, वो जो प्रक्रिया है सीखने की उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव। जैसे हम सेल फोन की बेल बजती है तो फौरन अपनी घंटी पहचान जाते हैं कि ये हमारे फोन की बजी है, या किसी पॉलिटिशियन का कार्टून हो तो हम उसको फौरन पहचान लेते हैं। दूसरा है नॉर्मेटिव, दिस रिफर्स टू द रूल्स ऑफ कंडक्ट, नॉट ओपनिंग अदर पीपल्स लेटर, परफॉर्मिंग रिचुअल्स एट डेथ। अब ये है कुछ आचरण के रूल्स। नॉर्मेटिव मतलब हुआ कि आप जो है कैसे बिहेव करना है, उसके तौर तरीके। जैसे और लोगों के लेटर्स हैं आपको नहीं खोलने हैं, या कुछ खास तरह के रिचुअल्स हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ डेथ करने हैं। मटीरियल, दिस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी मेड पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ मटीरियल्स। अब इसका मतलब हुआ कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप मटीरियल्स के द्वारा करें। मटीरियल्स ऑल्सो इंक्लूड टूल्स और मशीन। अब इसमें टूल्स और मशीन भी शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंक्लूड इंटरनेट चैटिंग यूजिंग राइस फ्लो पेस्ट टू डिजाइन कॉलम ऑन फ्लोर। अब ये इसमें इंटरनेट से जो चैटिंग करते हैं वो भी शामिल हो सकती है, या राइस फ्लोर का जो पेस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं कि कॉलम जो है वो फ्लोर्स पर बना सकें। It may have occurred to you that our understanding of material culture, especially art, is incomplete without knowledge acquired from the cognitive and normative areas. अब ये बात एक सामने आती है कि जो मटेरियल कल्चर की समझ है, खास तौर से आर्ट की अगर बात करें, वो अधूरी मानी जाती है जब तक हम नॉलेज जो है कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एरियाज से हासिल नहीं करते। It is true that our developing understanding of social processes would draw upon all these areas. ये बात भी सच है कि हमारी जो एक समझ है जो कि विकसित हो रही है सामाजिक प्रक्रिया को लेकर, वो इन सब एरियाज पर एक तरह से हमारा अटेंशन लाती है। But we may find it that in a community where few have acquired the cognitive skill of literacy, it is in fact become the norm for private letters to be read out by a third party. अब जैसे एक कम्युनिटी जहां पर कुछ ही लोग हैं जिन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है, तो वहां पर एक तरीके से ये नॉर्म बन जाता है कि भाई जो प्राइवेट लेटर्स हैं वो कोई तीसरा ही आदमी आपके पढ़ेगा, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। But as we see below, to focus on each of these areas separately provides many important insights. लेकिन हम अगर हर एक पहलू पे, हर एक एरिया पे जो है ध्यान दें अलग अलग, तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं। Cognitive aspects of culture. The cognitive aspects of one's own culture are harder to recognize than its material aspects, which are tangible or visible or audible, and its normative aspects, which are explicitly stated. जो कॉग्निटिव पहलू हैं किसी एक के खुद के कल्चर के, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है बजाय मटेरियल एस्पेक्ट्स के, जो आसानी से हमें इजी भी होते हैं, विजिबल भी होते हैं, सुनाई भी देते हैं, या उसके जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ही क्लियरली बताए गए होते हैं। Cognition refers to understanding how we make sense of all the information coming to us from our environment. कॉग्निशन का मतलब हुआ वो समझ कि कैसे जो भी इंफॉर्मेशन हमें हमारे आसपास से आ रही है उसे हम लेते हैं। In literate societies, ideas are transcribed in books and documents and preserved in libraries, institutions और archives. अब जो पढ़े लिखे समाज होते हैं वहां पर जो विचार हैं वो ज्यादातर आपको बुक्स में, डॉक्यूमेंट्स में, या फिर आपको क्या कहते हैं लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशंस या आर्काइव्स में एक तरह से मिल जाएंगे। But in non-literate societies, legend or lore is committed to memory and transmitted orally. पर जो पढ़े लिखे समाज जो नहीं है वहां पर क्या होते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनकी जो विचार हैं, जो बातें हैं, वो सब क्या कहते हैं मेमोरी से की मदद से ओरली जो है लोगों को बताई जाती हैं।
There are specialist practitioners of oral tradition who are trained to remember and narrate during the rituals or festive occasions. अब बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो बोल बोल कर ही, जो इतने ट्रेंड होते हैं कि वो चीज़ों को याद रखते हैं और जब भी फेस्टिवल या कोई रिचुअल ओकेजन होता है उस टाइम पे बोल कर जो है उस चीज़ को नरेट करते हैं. Let us think about how writing may affect the production and consumption of art. अब ये सोचते हैं कि किस तरीके से जो राइटिंग है उसका असर होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे आर्ट के. इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक ओरलिटी एंड लिटरेसी, वॉल्टर ऑन्ज cites a study of 1971 that states that only 78 of the approximately 3,000 existing languages possess a literature. वॉल्टर ऑन्ग जो थे उन्होंने अपनी जो बुक थी ओरलिटी और लिटरेसी, इसमें जो कि उन्होंने एक स्टडी करी 1971 की, जो ये बताता है कि लगभग 3,000 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से सिर्फ 78 ऐसी हैं जिनके लिटरेचर हैं. ऑन्ग सजेस्ट that material that is not written down has certain specific characteristics. अब ओंग ये बताते हैं कि जो मटेरियल नहीं लिखा गया है उसके भी अपने कुछ खास फीचर्स हैं. There is a lot of repetition of words to make it simpler to remember. वर्ड्स का बार बार रिपीटिशन हुआ है ताकि उसको ज्यादा इजी और सिंपल तरीके से याद रखा जा सके. The audience of an oral performance is likely to be more receptive and involved than would be readers of a written text from an unfamiliar culture. अब वो ऑडियंस जो कि ओरल परफॉर्मेंस की होती है वो कहीं ज़्यादा रिसेप्टिव होती है, ज़्यादा इन्वॉल्व होती है बजाय उन रीडर्स के जो रिटन टेक्स्ट को किसी अनफैमिलियर कल्चर से पढ़ते हैं. टेक्स्ट बिकम मोर एलैबोरेट व्हेन दे आर रिटन. टेक्स्ट को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है जब उन्हें लिखा जाता है. इन सोसाइटीज लाइक अर्स हिस्टोरिकली लिटरेसी हैज़ बीन मेड अवेलेबल ओनली टू द मोर प्रिविलेज्ड. हमारा जैसा समाज है, अगर ऐतिहासिक तौर पे भी देखें तो जो लिटरेसी है वो सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल है जिनको ज़्यादा सुविधाएं मिली. Sociological studies are often concerned with investigating how literacy can be made relevant to the lives of the people whose families have never gone to school. अब ये जो सोशियोलॉजिकल स्टडीज हैं ये मेनली किससे संबंधित हैं, इस बात की जांच करने के लिए कि लिटरेसी जो है वो कैसे उन लोगों तक पहुंचाई जाए, उन जिंदगियों तक पहुंचाई जाए जिनके परिवार में कभी कोई स्कूल नहीं किया. This can lead to unexpected responses like a vegetable seller who asked why he needed to know the alphabet when he could mentally calculate what his customers owed him. अब इससे क्या होते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिलते हैं. जैसे अगर आप एक सब्जी बेचने वाले से पूछो कि भाई वो ये कहेगा कि मैं पढ़ने लिखने की मुझे क्या जरूरत है जब मैं मेंटल तौर पे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे को कस्टमर को कितने पैसे देने हैं या मुझे कस्टमर को कितने वापस करने हैं. The contemporary world allows us to rely far more on written, audio and visual records. जो दुनिया थी या जो contemporary दुनिया है ये हमें ज़्यादा रिलाई करने पर मजबूर करती है written, audio या visual records पे. Yet students of Indian classical music are still discouraged from writing down what they learned rather than carrying it in their memory. अब जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं उनको उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है कि वो लिखें जो भी उन्होंने याद सीखा है, बजाय उसको अपनी मेमोरी में रखें. We still do not know enough about the impact of the electronic media of multiple channels of instant accessing and surveillance. अभी भी हमें ये नहीं पता कि बहुत ज़्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या होता है, मल्टीपल चैनल्स का, या एकदम से आप एक्सेस कर सकें चीज़ को, सर्फिंग कर सकें. Do you think these new forms impact our attention span and cognitive culture? अब ये जो forms हैं क्या इनका असर होता है या इनका जो है हमारा जो अटेंशन का एक एरिया है, एक दायरा है, ये जो हमारा कॉग्निटिव कल्चर है उस पर इन फॉर्म्स का कोई असर होता है. Normative aspects of culture. The normative dimension consists of folkways, mores, customs, conventions and laws. अब normative dimension क्या हो गई, इसमें folkways आते हैं. फोकवेज का मतलब हो गया लोकगीत, मोर्स जो रस्म रिवाज होते हैं, कस्टम्स जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, कन्वेंशंस एंड लॉज यानी कि जो हमारी प्रथाएं होती हैं, लॉज होती हैं. दीज आर वैल्यूज और रूल्स दैट गाइड सोशल बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. अब ये वो वैल्यूज हैं, वो रूल्स हैं जो हमें मदद करती हैं हमारे एक सामाजिक आचरण को लेकर अलग अलग संदर्भ में. We most often follow social norms because we are used to doing it as a result of socialization.
हम ज्यादातर सोशल नॉर्म्स को इसलिए फॉलो करते हैं कि हम उसके लिए एक तरह से हैबिचुअल होते हैं सोशलाइजेशन के कारण, यानी हम एक समाज में रह रहे हैं, हमें एक बचपन से जो है उस चीज को करने की हैबिट हो जाती है। All social norms are accompanied by sections that promote conformity. We have already discussed social control in chapter 2. अब ये जितने भी social norms हैं ये किसके साथ होते हैं? उन sanctions के जो हमारी conformity को ज्यादा बढ़ाती हैं। और इसके बारे में जो social control था वो हम आपको already पढ़ चुके हैं chapter 2 में। While norms are implicit rules, laws are explicit rules. अब norms जो हैं implicit rules हैं, यानी बहुत clearly expressed नहीं है, जबकि लॉज जो है एक्सप्लिसिट रूल्स है जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको मेंशन्ड है। पियरे बोर्डोयो, a French sociologist, has reminded us that when we try to understand another culture's norms, we must remember that there are certain implicit understandings. अब एक पियरे बोर्डियो हैं जो कि फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने हमें ये बताया है कि जब भी हम किसी दूसरे के कल्चर के नॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं तब हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, वो क्लियरली नहीं स्टेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वांट्स टू शो ग्रैटिट्यूड फॉर समथिंग ही हैज बीन गिवन, ही शुड नॉट ऑफर अ रिटर्न गिफ्ट टू क्विकली, और इट सीम्स लाइक एन अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ अ डेब्ट, नॉट अ फ्रेंडली जेस्चर। अब जैसे अगर कोई इंसान आपको जो है ग्रैटिट्यूड दिखा रहा है उसकी चीज को देने का, तो आपको फौरन एकदम से उसको रिटर्न गिफ्ट देने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो ऐसा लगेगा जैसे आप जो है जल्दी से छुटकारा पाना चाह रहे हैं कि तुमने दिया तो मैं भी दे दूं, बजाय एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाने के। A law is a formal sanction defined by government as a rule or principle that its citizen must follow. तो लॉ क्या है? एक फॉर्मल सैंक्शन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, एक रूल की तरह, एक प्रिंसिपल की तरह, जो उसके सिटीजन्स को फॉलो करना जरूरी है। लॉज आर एक्सप्लिसिट, यानी लॉज जो है बहुत क्लियरली स्टेटेड होती है। दे आर एप्लीकेबल टू द होल सोसाइटी, पूरे समाज पर वो लागू होती है। एंड अ वायलेशन ऑफ द लॉ अट्रैक्ट्स पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, और अगर कोई इन लॉज को वायलेट करता है, तोड़ता है, तो उसको उसके लिए पेनल्टी या पनिशमेंट भुगतना पड़ता है। इफ इन योर होम children are not allowed to stay outdoors after sundown, that is a norm. अगर बाई चांस आपके घर में बच्चों को अलाउड नहीं है कि शाम होने के बाद वो घर से बाहर जाएं, तो ये आपका एक अपना नॉर्म है। इट इज स्पेसिफिक टू योर फैमिली एंड नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल फैमिली। ये सिर्फ आपकी फैमिली तक सीमित है, ना कि हर फैमिली के लिए ये लागू होता है। However, if you are caught stealing a gold necklace from someone else's home, you have violated the universally accepted law of private property and can be sent to jail after trial as punishment. यहीं पर अगर आप किसी के घर से गोल्ड का नेकलेस चुराते हुए पकड़े जाएं, तो एक तरह से आपने जो लॉ है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, उसको सबने समाज में एक्सेप्ट किया है, उसको एक तरह से तोड़ा है। तो उसके लिए आपको ट्रायल भी हो सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। लॉज which derive from the authority of the state are the most formal definitions of acceptable behavior. तो वो जो लॉज होती हैं जो कि हमें स्टेट के द्वारा दी जाती हैं, वो ऐसी चीजें हैं जो हमें एक तरह से हमारे को अपने बिहेवियर में उन्हें लाना जरूरी है। While different schools may establish different norms for students, laws would imply all those accepting the authority of the state. अब अलग अलग स्कूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग नॉर्म्स लगा सकते हैं, लेकिन लॉज जो हैं वो पूरी सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो स्टेट अथॉरिटी द्वारा बताई गई हैं। अनलाइक लॉज, नॉर्म्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू स्टेटस। अब लॉज के जैसे नहीं, बट नॉर्म्स जो हैं वो स्टेटस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अप्लाई डोमिनेंट नॉर्म्स। जो डोमिनेंट सोसाइटीज होती हैं, वो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, वो ऐसे नॉर्म्स लाते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, यानी कि उनके अथॉरिटी ज्यादा होती है। Often these norms are discriminating, अब इसमें जो है भेदभाव भी होगा। For example, norms that did not allow Dalits from drinking water from the same vessel or even source. अब जैसे एक नॉर्म बनाया हुआ है, प्रथा बना रखी है कि भाई नहीं, दलित जो है वो उसी बर्तन में या उसी सोर्स से पानी नहीं पी सकता जिससे ऊंचे सेक्शन वाले लोग पीते हैं। और वुमेन फ्रॉम मूविंग फ्रीली इन द पब्लिक स्फीयर, या विमेन्स को जो है फ्रीली पब्लिकली घूमने की फ्रीडम नहीं दी गई है।